बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेकर चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस टॉपिक के अंदर हम बोहर के 3 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आज के इस वीडियो में इन 3 पोस्टुलेट्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे आप जानते हैं कि जितने सितारे सैयारे हैं ये सन के अराउंड ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक मैस दूसरे मैस के अराउंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यही चीज़ जब आप प्लैनेटरी मॉडल या एटॉमिक मॉडल में देखते हैं तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखें, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वहाँ पे क्या था, मैस दूसरे मैस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे देखें क्या है, चार्ज किसी दूसरे चार्ज के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब एक मिनट के लिए आप ये कंसीडर कर लें कि ये चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो तो फिर आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से तो ये मॉडल सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते रहना चाहिए। और यहीं पे रदरफोर्ड की जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है वो क्या है कि रदरफोर्ड ये कह रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। यही है ना क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी। तो फिर इसी बात के करने के साथ साथ जो अगली बात रदरफोर्ड ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी स्टेट में किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, और जब रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी तो रेडिएट करेगा ही करेगा। यही क्लासिकल थ्योरी है। फिर से सुन लें कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में किसी भी स्टेट में रिवॉल्व कर सकता है, और जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। इसमें है एनर्जी रेडिएट करेगा, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसमें आएगा तो फिर एनर्जी रेडिएट करेगा। तो मतलब एनर्जी भी रेडिएट करेगा और न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही लफ्ज़ खतरनाक था। बोर ने कहा यही लफ्ज़ ठीक नहीं है। देखें रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर कंटिन्यूअसली किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है तो फिर इसके रिजल्ट में जो आपको पैटर्न मिलता है, जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जबकि जब रिजल्ट देखा गया तो उसमें वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। यहां गड़बड़ आ गई कि देखें, अगर रदरफोर्ड की ये बात ठीक है कि भाई कंटिन्यूअसली वो किसी भी स्टेट में किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, तो फिर इसके रिजल्ट में नहीं कि रेडिएशन से एमिट हो रही है ना, तो रिजल्ट में जो आपको पैटर्न कलर का दिखता है वो सारे कलर्स उसमें होने चाहिए। वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट में देखा गया कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम पे वो फंस गया रदरफोर्ड। उसने कहा यार पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, मेरे मुताबिक तो भाई किसी भी स्टेट में किसी भी ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। आगे क्यों रिजल्ट इस तरह का आ रहा है मुझे नहीं पता। हालांकि उसके अकॉर्डिंग अगला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि रिजल्ट जो मिल रहा था उसमें लाइन स्पेक्ट्रम था। और आप ये बात जानते हैं कि एटम के केस में पीछे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। पीछे पढ़ के आ रहे हो ना हाइड्रोजन एटम के केस में फर्स्ट टॉपिक के अंदर, तो आपको बताया था कि वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम था। तो यहाँ पे भी आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो उसकी ये वाली बात थोड़ी सी गलत हो गई। अब इस स्पेक्ट्रम को किसने देखा, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो रिजल्ट था उस रिजल्ट पे बोहर ने गौर व फिक्र शुरू कर दी कि भाई इस रिजल्ट को देखें और रदरफोर्ड की उस बात को देखें कि भाई किसी भी स्टेट में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है कंटिन्यूअसली।
तो फिर ये रिजल्ट तो बता रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे का सारा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं है, सारे कलर्स नहीं मिल रहे, बल्कि ये तो लाइन स्पेक्ट्रम है। और लाइन स्पेक्ट्रम इस बात की निशानी है कि किसी भी स्टेट में नहीं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर, स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। और जिस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होगा तब एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा। बोहर इस सोच पे था। तो फिर यहीं से डियर स्टूडेंट्स बोहर क्या कहता है वो 1 बाय 1 आपको 3 पास्टुलेट्स के अंदर हम बताएंगे, क्योंकि बुक जो है अलग अलग इन पास्टुलेट्स को डिस्कस करती है। लेकिन याद रहे यहीं पे उसने गौर किया कि भाई ये जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट जो लाइन स्पेक्ट्रम का है, ये इस बात की निशानी है, रिजल्ट खुद बता रहा है कि भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में नहीं कर सकता, बल्कि कुछ स्टेट्स के अंदर, स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर, डिस्क्रीट स्टेट्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। ये वो बात कर रहा था। तो अब हम जरा डिटेल में देखते हैं 3 पास्टुलेट्स को। ठीक है जी। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पास्टुलेट को डिस्कस करने से पहले अगर आप बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इनको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इन 3 पास्टुलेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फार्मुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है जी? नील्स बोहर। ये आपने नाम याद रखना है। इन 1913 में इन पास्टुलेट्स को फार्मुलेट किया गया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो इसने थ्योरी डिस्कस की वो क्या है? सेमी क्लासिकल थ्योरी में ये 3 पास्टुलेट डिस्कस किए गए। क्लासिकल थ्योरी आपको पता है कि पुरानी थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है। सेमी का वर्ड अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसके साथ कोई और थ्योरी भी मिक्सअप की गई है। तो फिर याद रखिएगा, सेमी क्लासिकल थ्योरी से मुराद ये है कि क्लासिकल फिजिक्स प्लस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन 2 थ्योरीज, यानी कि पुरानी बात भी कुछ ऐड की और कुछ न्यू बातें भी ऐड की, दोनों को मिक्सअप करके उसने सेमी क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये 3 पास्टुलेट्स डिस्कस की है। तो ये सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। अब हम पहला पास्टुलेट देखते हैं। तो फर्स्ट पास्टुलेट है जी स्टेशनरी स्टेट्स। अगर ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपने इतना ही डिफाइन करना जितना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझना जरूर है, बहुत ही आसान है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम can move around the nucleus in a certain circular orbits without radiating। यानी कि बोहर का फर्स्ट पास्टुलेट ये है, बोहर के अकॉर्डिंग जब भी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। These orbits are called discrete stationary states of the atom। और जिन ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, वो कहता है कि वो जो ऑर्बिट्स हैं या वो जो स्टेट्स हैं उन्हें आप नाम देंगे डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स का, कि वो एटम की डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हैं, स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टेट्स हैं, जिनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कन्फाइंड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आएगा, और वो भी स्पेसिफिक स्टेट्स होंगी, स्टेशनरी स्टेट्स होंगी, हर स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट्स में, वो भी बताएगा, वो अगले पास्टुलेट में बताएगा। तो एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में जब आएगा तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, यानी कि फोटॉन एमिट कर सकता है। सही है। तो ये उसका तीसरा पास्टुलेट होगा। बहरहाल फर्स्ट पास्टुलेट में तो आपको बिल्कुल छोटी सी एक स्टेटमेंट मिल गई कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वह एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कॉन्फाइंड रहेगी, वेलोसिटी कॉन्फाइंड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट पास्टुलेट। अब आते हैं पास्टुलेट नंबर 2, जिसको आप कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। तो यानी कि बेसिकली क्वांटाइजेशन कंडीशंस हैं सेकंड पास्टुलेट में और थर्ड पास्टुलेट में। अब वो सेकंड पास्टुलेट क्या है? कहता है ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड for which the orbital angular momentum is equal to an integral multiple of h over 2 pi। क्या मतलब? आसान करके समझाता हूं। तो बोहर ने यहां पे गौर करने के बाद बताया कि भाई ये जो लाइट स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है ना, ये इस बात की निशानी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ मखसूस स्टेट्स के अंदर, जिनको वो क्या नाम दे रहा है? डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दे रहा है, कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न दिखता है, हर एक में नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर, यानी कि डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसा क्यों? हर एक में क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा भाई आपका रिजल्ट ही तो बता रहा है
ये मुझे नहीं पता फिलहाल कि भी आखिर वो कुछ स्टेट्स में ही क्यों करता है रिवॉल्व, लेकिन आपका रिजल्ट मुझे ये क्लियर बता रहा है कि भाई वो कुछ में ही करता है, सारों में नहीं कर सकता, हर एक में नहीं, किसी में भी नहीं जो रदरफोर्ड कह रहा था, बल्कि कुछ। कौन सी? डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम। लेकिन ऐसा क्यों है? उसने कहा अभी इस बात में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके रिजल्ट को देख के बता सकता हूं कि भाई 100% ये कन्फर्म है, आपका रिजल्ट बता रहा है कि वो कुछ डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा और उसकी एनर्जी कन्फाइंड रहेगी। अब वो ऐसा उसने थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के बाद क्या कहा कि भी कुछ क्यों? उसने कहा वो इसीलिए कि मैं ये बात जानता हूं कि जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। तो उसने एंगुलर मोमेंटम पे गौर किया। सपोज करें यहां पे जब इलेक्ट्रॉन था, यानी कि बना लेता हूं मैं यहां पे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम है जी h/2π, ठीक है। अब वो अगले ऑर्बिट में आएगा यहां पे, तो वो हो गया जी, उसका जब मोमेंटम देखा तो वो था 2h/2π। जब उसके बाद इस वाले में आया तो फिर देखा जी 3h/2π। तो उसने कहा कि भाई ये जो h/2π है ना, इसका इंटीग्रल मल्टीपल लेते जाए तो उन ऑर्बिट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स सेकंड पोस्टुलेट, कि जब उससे पूछा गया ना भी कुछ क्यों आप कह रहे हैं कि डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स में वो करेगा, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा जी मैंने मोमेंटम चेक किया, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर पहले में ये एंगुलर मोमेंटम है तो इससे अगला जो ऑर्बिट होगा उसका एंगुलर मोमेंटम ये है 2h/2π। फिर मैंने गौर किया कि उसी h/2π का 3 टाइम्स, फिर मैंने चेक किया कि जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है वो उसी h/2π का 4 टाइम्स है। फिर मैंने अगले में चेक किया तो वो उसी h/2π का 5 टाइम्स है। तो इस तरह मैं समझ गया कि भाई ये वो डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न आपको दिखने को मिल रहा है। हाँ, रदरफोर्ड क्या कह रहा था? वो कह रहा था इन दोनों के बीच में किसी भी, यहां पे भी कर सकता है, इन दोनों के बीच में यहां पे भी कर सकता है। बोहर कह रहा है ऐसा नहीं है, इन दो के बीच में यहां किसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, बस इसमें कर सकता है, इसमें कर सकता है। ये थी यहां पे दोनों की बात में डिफरेंस, ठीक है जी। तो बोहर की बात बिल्कुल ठीक थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये उसको नहीं पता, ये किसको पता था? ये आने वाले टॉपिक में हमें डी ब्रॉगली बताएगा, सही है ना। लेकिन ये सेकंड पोस्टुलेट उसने बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर इसी फार्मूले को हम लिखना चाहें तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कह रहा है ना वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। देखें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो फिर एंगुलर मोमेंटम आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या है? mvr इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इंटीग्रल मल्टीपल को हम कह देते हैं n और आगे क्या है h/2π। तो ये सेकंड पोस्टुलेट का मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब वो n क्या हो सकता है वो आपको मैंने यहां पे बता दिया। वो n हो सकता है जी n इज इक्वल टू 1 2 3, अच्छा 1 ना भी लिखें तो h/2π बन जाएगा ना, तो 2 से स्टार्ट कर दें, 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQ बन सकता है, वो MCQ भी यहाँ पे याद रखिएगा। और वो क्या है? वो है जी यहाँ से जो h है ना, h ये तो कांस्टेंट आ गया ना n/2π। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो h और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम शो करते हैं L से, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ के आए हैं, और इधर से हम लिख देते हैं h। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट h का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो एंगुलर मोमेंटम का आप यूनिट निकाल लें, h का भी आप यूनिट देख लें, तो दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। तो मैं आपको बता देता हूं क्या यूनिट होगा। इसी के साथ साथ h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। आने वाले टॉपिक्स में आपको फर्दर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आप इसकी वैल्यू याद रख लें और इसका यूनिट याद रख लें। तो h इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल इंटू सेकेंड। तो इसका मतलब h का यूनिट क्या है? जाउल सेकेंड। और आप चैप्टर नंबर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था वो आपको याद होगा, उसका यूनिट भी क्या था? जाउल सेकंड। तो इसका भी जाउल सेकंड, इसका भी जाउल सेकंड, तो दोनों के यूनिट्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये आपने MCQ तैयार कर लेना है। अब इसमें n क्या है? n को डियर स्टूडेंट्स आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं,
ठीक है, तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये था सेकंड पास्टुलेट। अब हम डिस्कस करते हैं पास्टुलेट नंबर 3, जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन एनर्जी, लास्ट पास्टुलेट। वो क्या कह रहा था रदरफोर्ड कि भी कंटिन्यूअसली किसी भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा और एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। बोहर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो कुछ डिस्क्रीट स्टेट्स के अंदर वो रिवॉल्व करेगा, फिर वो एक स्टेट से जब किसी दूसरी स्टेट में आएगा तब वो फोटॉन एमिट कर सकता है। तो फिर यही उसका थर्ड पास्टुलेट बन जाएगा। व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, अ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF इज एमिटेड। मैं मिसाल देके समझाता हूँ। सपोज कर लें, चाहे यही वाला केस ले लें, यानी कि ये आप समझ लें कि न्यूक्लियस, ये उसकी लोअर स्टेट और ये क्या है जी, हायर स्टेट है। तो हायर स्टेट को आप कहते हैं EN और लोअर स्टेट को आप नाम दे दें EP का। ये सिर्फ मिसाल देके आपको समझा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो फिर क्या करेगा, फोटॉन एमिट करेगा। ये बोहर का थर्ड पास्टुलेट है। तो फिर यहीं पे याद रख लें, देखिए मैंने निशानी के तौर पे आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसको आप कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट और इसको कहते हैं EP को लोअर एनर्जी स्टेट। P से मुराद लोअर एनर्जी स्टेट, N से मुराद हायर एनर्जी स्टेट। अब जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, मतलब फोटॉन एमिट करेगा। अब इस फोटॉन के पास एनर्जी क्या होगी, फोटॉन की एनर्जी आप जानते हैं HF होती है। तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी इसके पास होगी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लें इधर। फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। तो फार्मूला क्या बनेगा, फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। सपोज कर लें जी इसकी एनर्जी है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी कर लें जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डिफरेंस लें, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा जी, 8। तो यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह आप उस फोटॉन की एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये है बोहर का थर्ड पास्टुलेट। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। फिर आगे इंशाल्लाह फर्दर आपके पास जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर इनका यूजेस भी होगा, डिटेल भी होगी। लेकिन फ़िलहाल आज के टॉपिक में आपने इसको शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से याद रखना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब लास्ट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि जितना आपने पढ़ा है इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं, किन एलिमेंट्स के लिए, किन एटम्स के लिए आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बोहर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स का क्या मतलब है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो एटम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, वहां पे डियर फ्रेंड्स ये क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। याद रख लें, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, उसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ये तो है ही है, पहले भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। फिर हीलियम +1 है, फिर उसके बाद लिथियम +2 है। तो इस तरह की और भी 1-2 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये 3 तो लाजमी याद रखने एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये थी डियर फ्रेंड्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक ज़रूर समझ आ गया होगा। इसी को इसी तरह से याद रखें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।